So hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video lecture we will start a third component of endomembrane system, that is lysosomes. लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइसोसोम, जो कि कंपोनेंट है किसका, हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, और ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल भी है सेल के लिए। सेल ऑर्गेनल है तो सेल में ही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो कल गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने उसका पूरा पढ़ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब चीज़। लाइसोसोम के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में इसका पहले हम लोग इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। तो डिस्कवरी का जो क्रेडिट दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, क्रिश्चियन डी डूवे, डूबे नहीं डूवे, DUV, ठीक है। तो क्रिश्चियन डी डूवे को या डी डूवे को क्या किया जाता है, इसको क्रेडिट दिया जाता है किसका, डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम का, ठीक है। सेकंड आता है इसके ऊपर, ये क्या है, ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, प्रेजेंस। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, सारे टाइप्स के यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट व्हाट, मैच्योर RBCs, ठीक है। RBC जो मैच्योर हो चुका है उसमें क्या लाइसोसोम पाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐसे लिखते हैं, फाउंड इन ऑल एनिमल सेल, एक्सेप्शन ये है मैच्योर RBC, फ्यूअर इन प्लांट सेल। जो लाइसोसोम है वो प्लांट सेल में क्या है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है नंबर। एनिमल सेल में तो एक अबंडेंट अमाउंट में पाया जाए जितना इसका नॉर्मल होना चाहिए नंबर, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, ये कम पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या लिखे हम लोग यहाँ, फीवर इन प्लांट सेल। तो भाई प्लांट सेल में डाइजेशन तो होना है, तो लाइसोसोम जब कम है अगर, तो कौन करवाएगा डाइजेशन। तो यहाँ याद रखिए, देखिए वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में, जो कि मैच्योर प्लांट सेल में लार्जर इन साइज हो जाता है, साइज इसका इंक्रीज हो जाता है। तो वैक्यूल्स क्या करवाएगा लाइसोसोम का फंक्शन। एक स्फेरोसोम्स नाम का माइक्रो बॉडी होता है, ये हम लोग इसको माइक्रो बॉडी के टॉपिक में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ क्या याद रखना है कि प्लांट सेल में क्योंकि लाइसोसोम कम होता है, इसलिए वैक्यूल्स क्या करता है, वहाँ पे फंक्शन करता है एज अ डाइजेशन का। हाँ, इसका फंक्शन क्या हम लोग देख लेते हैं। बेसिक यहाँ पे क्या करता है काम, ये डाइजेशन का, डाइजेशन का काम करता है कौन, लाइसोसोम्स, ठीक है, डाइजेशन इन सेल्स। तो डाइजेशन जब कर रहा है जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होगा तभी तो डाइजेशन करवाएगा ना। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, तो डाइजेशन करवाने के लिए इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। वो क्या क्या होता है हम लोग इसका स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी समझिए, यहाँ लिख लेना है क्या, ऑल्सो नोन एज पारा कैनलिक्यूलर बॉडीज, ठीक है, ये याद रखना है इसको। अभी समझिए क्या है, एक ही सेल में जो लाइसोसोम होता है वो बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है, ठीक है। जैसे पहले फॉर्म होगा तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी में भी 2 स्टेज 3 स्टेज आता है। मतलब कि एक सेल, पार्टिकुलर सेल में क्या करता है, ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल। पॉली मतलब मोर देन वन, और मॉर्फिक मतलब यहाँ हम लोग शेप से बात कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट स्टेजेस से बात कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनल है, क्यों है, रीज़न क्या है, मेनी स्टेजेस इन सिंगल सेल, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पास थ्रू
मेनी स्टेजेस इन सिंगल सेल, जैसे कि प्राइमरी पहले फॉर्म होगा तो प्राइमरी लाइसोसोम, फिर हेट्रोफैगोसोम्स, फिर आउटोफैगोसोम्स, फिर रेसिडुअल बॉडी। तो ये 4 स्टेजेस में पाया जा रहा है, ठीक है। इसीलिए लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी आते हैं इसके ओरिजिन पे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका ओरिजिन समझ लिया था कि कैसे ये फॉर्मेशन होता है, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल रहता है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लें, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। वैसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप। हम लोगों ने इसको मेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था, वो वीडियो भी चाहे हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये राइबोसोम है, तो क्या हो गया, ये RER हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया ACR, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हमारा हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो समझिएगा, SER डायरेक्टली फॉर्म्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली फॉर्म लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम कौन फॉर्म कर रहा है, गोल्जी बॉडी डायरेक्टली। एंड RER इनडायरेक्टली फॉर्म्स लाइसोसोम। समझ में आ रहा है, मतलब कि लाइसोसोम यहाँ लिखना है, पहले हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, उसमें लिखिए क्या लिखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी बोथ पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। दोनों होगा तभी बनेगा। कैसे होगा अभी समझिए, देखिए RER हमारा क्या बना रहा था, प्रोटीन, ठीक है। तो लाइसोसोम में एंजाइम्स होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अप्रॉक्स या जनरली ऑल ऑफ द एंजाइम्स या मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। तो प्रोटीन से क्या हमारा होगा, एंजाइम जो हमारा क्या हो, प्रोटीनेशियस है। तो एंजाइम कब बनेगा, जब RER प्रोटीन बनाएगा। RER प्रोटीन बनाया, वो लाइसोसोम के इस मेम्ब्रेन के अंदर पैक हुआ, ठीक है। तो ये क्या बनाया, एंजाइम। गोल्जी बॉडी सिक्रीट करेगा वेसिकल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ग्लाइकोलिपिड्स का, जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। तो बोथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी पार्टिसिपेट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट पॉइंट इस पे नीचे क्या लिखना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड RER इज इनडायरेक्टली, कैसे, प्रोटीन बनाकर तो एंजाइम बना रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उसका ओरिजिन। शेप की बात कर लेते हैं, तो शेप क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक और प्लियोमॉर्फिक में याद रखना डिफरेंस, ये प्लियोमॉर्फिक शेप्स, ठीक है। शेप्स हो गया ये। अभी इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अभी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। यह है एक मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या है हमारा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग लिखते रहेंगे लगातार, यहाँ हम लोग उसको बनाएंगे और यहाँ नोट करेंगे, ठीक है। समझने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहला हमारा क्या है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है कैसा, लेकिन यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब PLLP। याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो दोनों मेम्ब्रेन था वो कैसा था, ट्राई यूनिट मेम्ब्रेन था, ठीक है, PLLP। अब चलिए इसके हम लोग इसके अंदर बढ़ते, अब आते हैं। ये होता कैसा है, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। अब इसके अंदर आते, देखिए इसमें क्या होगा, एंजाइम्स पाया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखना है हमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आर प्रेजेंट, ये आपको थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, मैं इससे लिखता हूँ, आर प्रेजेंट इन ल्यूमेन। इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मतलब होता है वैकेंट स्पेस मेम्ब्रेन बॉन्डेड में जो बीच में जगह खाली है। ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसको हम लोग नाम देते हैं, एक पार्टिकुलर नेम देते हैं। नाम क्या है, एसिड हाइड्रोलेसेस,
ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस नाम देते हैं किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लाइटिंग मतलब ब्रेक करना, तोड़ देना, हाइड्रो मतलब वाटर। तो क्या है, ल्यूमेन में प्रेजेंट है इसका एक मैट्रिक्स, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स ऑफ लाइसोसोम के, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, इसको हम लोग एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। चलिए ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्या ये तो प्रेजेंट था यूकैरियोटिक सेल में, एब्सेंट था किस मैच्योर आरबीसी में, एंड इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में भाई एब्सेंट है, तो काम कौन करेगा लाइसोसोम का, तो पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस होता है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर हो गया सेल वॉल। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसी को बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पीपी स्पेस। इसमें जो एंजाइम्स या कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि डाइजेशन का काम करता है। तो क्या लिखना है नोट देके कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरिया फंक्शंस है लाइसोजाइम। और क्या होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। ठीक है, अभी समझिए इसका स्ट्रक्चर हो गया इस तरीके से। अब इस एसिड हाइड्रोलेज नाम क्या है, एसिड, इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है याद रखिएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, इनर साइड है ये, और ये साइटोप्लाज्म है। चलिए ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है और ये इनर साइड है। अभी देखिए ये काम तभी करेगा जब पीएच जो है वो लाइसोसोम के अंदर कितना हो, 5 का, मतलब इसके अंदर जब इन्वायरमेंट एसिडिक होगा तभी ये एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, फंक्शन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो इनर में कितना होना चाहिए पीएच, यहाँ लिख लेना है कैसे, पीएच कितना होना चाहिए 5। अगर 5 है तो कैसा होगा, एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, एसिडिक कंडीशन होगा तभी इसका एंजाइम एक्टिवेट होगा, ऐसे होगा इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे कि 10th में पढ़ना था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें याद करिए कि लीवर में जो स्टमक में जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो कब एक्टिव होता है, जब एसिडिक मीडियम होता है। इसीलिए HCl का रिलीज होना ज़रूरी है स्टमक में, अगर नहीं रिलीज होगा तो वो एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि जब तक यहाँ pH 5 के अराउंड नहीं हो जाएगा, मतलब एसिडिक नहीं होगा इसके अंदर का इन्वायरमेंट, किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर, तब तक ये एंजाइम्स क्या है, इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो जब pH 5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए भाई pH 5 कैसे होगा, साइटोप्लाज्म का जब pH जनरली क्या है, बेसिक होता है, 7.2 के आसपास होता है। साइटोप्लाज्म pH कितना याद रखिएगा, 7.2 के आसपास, मतलब बेसिक होता है। बाहर बेसिक, अंदर एसिडिक कैसे होगा, यही काम करता है एक प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट में, हालांकि मैंने सेल मेम्ब्रेन में नहीं बताया था क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट में पढ़ना था। हालांकि मैं इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल बस समझ लीजिए क्या है, एक प्रोटॉन पंप होता है। ठीक है, प्रोटॉन किसको बोलते हैं, H+ को। और जब पंप है तो क्या करेगा, H+ तो यहाँ जाएगा तभी एसिडिक मीडियम होगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसिड क्या होता है, जहाँ से H+ रिलीज होता है। यहाँ जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसके अंदर H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, हाई होगा, तभी तो एसिडिक मीडियम होगा ना। जैसे कि OH- होता तो क्या होता है, बेसिक। H+ बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक। H+ जाएगा कैसे, ठीक है, यहाँ तो बेसिक है 7.2 है, यहाँ मान लीजिए कि 6, पहले यहाँ 6 है। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ क्या है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि ये क्या है, बेसिक है, ये एसिडिक है। सब एग्जाम्पल, अभी 6 है, पहुँचना कहाँ है, 5। तो जब एक काम समझिए, सिंपल एक दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्या यहाँ पहले से H+ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो हमें और H+ कहाँ भेजना है, इसके अंदर। तो एनर्जी देंगे तब जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा, मतलब जोर से पुश करेंगे तब जाएगा कि ऐसे ही चला जाएगा, पुश करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो इसका सेल का तो भाई तो हाथ पैर है नहीं कि पुश करके H+ को अंदर भेज देगा ल्यूमेन में। तो अब समझिए क्या होता है, यही प्रोटॉन पंप है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक ATP यूज़ होगा तो क्या रिलीज़ होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब A में 3 P था,
एक पी टूट गया, क्या बनाया, ए में डबल पी और एक पी, और ये इसका जो बॉन्ड एनर्जी था वो रिलीज़ हुआ। वो एनर्जी क्या करेगा कि यहाँ से H+ को उठाएगा और अंदर इसको ढकेल देगा, पुश कर देगा यहाँ पे, ठीक है। H+ अंदर आया, ऐसा ही ATP आएगा, H+ को पंप करेगा। यही होता है यहाँ प्रोटॉन पंप। यहाँ याद रखना है, लाइजोसोम के मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटॉन पंप होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो H+ यहाँ चला गया, मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। अब ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, डाइजेशन करवाएगा, ठीक है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए एक बार फिर से दोबारा। मेम्ब्रेन कैसा है, सिलेक्टिव परमिएबल, एक मेम्ब्रेन है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन खाली कहाँ कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। बाकी हर जगह क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेनलेस क्या है, राइबोसोम और सेंट्रियोल्स। अभी समझिए, इसके ल्यूमेन में क्या प्रेजेंट है, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, जो कि एक प्रकार का क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फंक्शन क्या होगा लाइसोसोम का, डाइजेशन। इसका एंजाइम का कंडीशन क्या है, ये रूठ गया है, अभी इसको मनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एसिड देना पड़ेगा, या इसके इन्वायरमेंट को करना पड़ेगा एसिड इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। तो क्या है, अभी ये इनएक्टिवेट है या इनएक्टिव फॉर्म में है। H+ देना है, कैसे देंगे भाई, यहाँ तो बेसिक है, यहाँ पहले से ही H+ ज़्यादा है। यहाँ क्या करेंगे, ATP यूज़ होगा, H+ अंदर पंप होगा, ठीक है। कुछ पंप्स होते हैं मेम्ब्रेन में, मैंने बताया था ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन पंप होगा, यहाँ अंदर चला जाएगा, अंदर हुआ एसिडिक हुआ मीडियम, ये हो गया एक्टिवेट, और करेगा क्या, डाइजेशन। जब डाइजेशन कर रहा है एंजाइम से, तो कौन कौन से एंजाइम्स होंगे हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। फिगर बना दीजिए इसको बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ याद रखना है, pH यहाँ पे क्या है, 7.2 है, यहाँ 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब एंजाइम समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए इधर। एक प्रोसेस होता है लेटेंसी, ठीक है, लेटेंसी, इसको समझ लेते हैं क्या है। हालांकि जब सेलेक्टिव परमिएबल है तो हो सकता है कोई डैमेज के कारण यहाँ से हल्का सा क्या है, एंजाइम बाहर रिलीज हो जाए, ठीक है। यहाँ एंजाइम रिलीज हो गया, यहाँ से बाहर आ गया। तो अब ये क्या है, एसिड हाइड्रोलेज है। तो अब भाई सेल में बाहर आ गया तो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, कर ही देगा, नहीं करेगा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का pH कैसा है यहाँ पे, 7.2, और अंदर होना कितना चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, 5। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, साइटोप्लाज्म क्या है, बेसिक। जब साइटोप्लाज्म बेसिक है तब तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आते हैं इनएक्टिव हो जाएगा। तो द प्रोसेस phenomenon in which the acid hydrolase of lysozyme can't affect the cell due to its high pH। pH ज़्यादा है, 8 है, 7 है, 7.2 है, तो बेसिक हो गया। तो इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, लेटेंसी, जहाँ इसका एंजाइम जो है वो साइटोप्लाज्म में इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बेसिक इन्वायरमेंट मिल जाता है, एसिडिक नहीं मिल जाता है, तो रूट के क्या हो जाता है, फिर बैठ जाता है, ठीक है। तो ये लेटेंसी था। अब इसको लिखिए, हम लोग इसको एंजाइम देखते हैं अभी। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होगा, इसके मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आसान, इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी समझ खत्म कर देंगे इसको। देखिए पहला क्या होता है, एंजाइम्स क्या है, न्यूक्लियेज फॉर DNA एंड RNA, मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, न्यूक्लियेज है। प्रोटीएज है प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए, और क्या है आप समझिए, लाइपेज है, ठीक है। लाइपेज किसके लिए है, लिपिड डाइजेशन करने के लिए। और क्या है, लाइपेज के बाद ग्लाइकोसाइडेज फॉर पॉलीसेकेराइड डाइजेशन। और क्या है, जो फोर्थ हो गया यहाँ पे हमारा, ये फिफ्थ हो गया, फॉस्फेटेज, ठीक है। सल्फेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है, सल्फेटेज। और जो फाइनली लास्ट क्या है वो
फॉस्फोलाइपेजेस। ठीक है, ये 7 टाइप्स के इंजाइम प्रेजेंट होते हैं इसके मैट्रिक्स में, जो कि डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर प्रोटीन, फॉर न्यूक्लिक एसिड, फॉर लिपिड्स, फॉर पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, फॉस्फेटेज फॉर फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप्स या सब्सटेंसेस, सल्फेटेज जो सल्फर कंटेनिंग, और फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, अब आप लोग चाहें तो प्रोटीज का एग्जांपल भी लिख सकते हैं। क्या, एक कोलाजन नाम का फाइबर होता है, कोलाजिनेज, और क्या, कैथेप्सिन। ठीक है, ये 2 क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, एग्जाम्पल फॉर ये। ठीक है, तो ये हो गया इसका एंजाइम्स। अभी बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, इसीलिए तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट नोट करके क्या लिख लीजिए कि जो फैगोसाइट्स होते हैं, वैसे सेल जो कि फैगोसाइटिक नेचर के हैं, मतलब इनगल्फ करते हैं, उनमें क्या होता है, लाइजोसोम का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन करने का काम ही होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। चलिए, तो हेडिंग डालिए क्या, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइजोसोम्स। पहला स्टेज क्या है, जब सबसे पहली बार बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, प्राइमरी लाइजोसोम। ठीक है, क्या नाम है, प्राइमरी लाइजोसोम। कब बनेगा, जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल्स पिंच ऑफ होके इसको बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी रोल रहेगा। नोट करने की बात क्या है, इसका जो एंजाइम होगा वो इनएक्टिव होगा। जब लाइजोसोम अपना प्राइमरी स्टेज में है तो एंजाइम्स क्या है, इनएक्टिव फॉर्म, मतलब कोई डाइजेशन का रोल इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोलाइजोसोम। ठीक है, बनेगा किससे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, फॉर्म्ड बाय ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेल मेम्ब्रेन का भी थोड़ा सा योगदान होता है। तो इसको लोग भूल कैसे जाएंगे, भाई लिख लेते हैं, तुम भी योगदान कर ही रहे हो तब। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेल मेम्ब्रेन का क्या करेगा, इसमें रोल होता है किसमें, प्राइमरी लाइजोसोम का फॉर्मेशन में। अभी देखिए क्या है, ये है प्राइमरी लाइजोसोम और ये सेल है। ठीक है, हम लोग ऐसे करते हैं, लिख लेते हैं पहले। सेकंड क्या है हमारा, हेटेरोफैगोसोम या सेकेंडरी लाइजोसोम। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग इसको समझते हैं। अभी समझिए क्या है, सेल के अंदर कोई बाहर से फूड अंदर आ गया और ये हमारा प्राइमरी लाइजोसोम है भाई। अब ये चुप कैसे रहेगा, अब इसके इलाके में आ गया ये दुश्मन, अब क्या करेगा, ये इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, तो जब प्राइमरी लाइजोसोम प्लस एंडोसोम क्या बना देगा, हेटेरोफैगोसोम। ये इंडोसोम क्या है, अभी हम लोग इसको देखते हैं, समझिए। जैसे कि ये सेल है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे आया एक सॉलिड फूड। ठीक है, अब क्या हुआ इसी में, शॉर्टकट में समझ लेते हैं। सॉलिड फूड यहाँ आ गया, ये लाइजोसोम हो गया हमारा। ठीक है, पहले क्या था, मान लीजिए कि ये लाइजोसोम प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी लाइजोसोम था, ये इस सॉलिड फूड को अपने अंदर ले लिया। अब ये क्या बना दिया हमारा, ये सॉलिड फूड है। ठीक है, जब सेल सॉलिड फूड इनगल्फ करेगा तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, फैगोसोम। जो बनेगा उसको इनगल्फ कर लेने के बाद तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और जब फूड लिक्विड फूड को या लिक्विड सब्सटेंस को इनगल्फ करेगा तो क्या बोलेंगे, पिनोसोम। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। तो अगर एक स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं कि इन पिनोसाइट्स या और इन पिनोसाइटिक सेल्स एंड फैगोसाइटिक सेल्स द नंबर ऑफ लाइजोसोम्स आर मोर, क्योंकि काम इन्हीं का क्या है, डाइजेशन का।
तो अब समझिए ये क्या बना दिया यहाँ पे, फैगोसोम बना दिया या इंडोसोम बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, इंडोसोम, क्योंकि फूड को अंदर ले लिया ये। और कैसा इंडोसोम है ये, फैगोसोम है, ठीक है। और यही अगर रहता लिक्विड फूड तो क्या हो रहा था, पिनोसोम, ठीक है। तो पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। तो जब हेटेरोफैगोसोम कब बनेगा, जब प्राइमरी लाइसोसोम और इंडोसोम ये, ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम और इंडोसोम एक साथ मिल जाएगा तो क्या बना देगा, हेटेरोफैगोसोम। अब क्या है, अब बताइए, अब या जब बन गया सेकेंडरी तो इसका एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। तो एंजाइम एक्टिवेट्स, ठीक है, एक्शन करने के लिए इसके ऊपर। ये हो गया हेटेरोफैगोसोम। ये दो टाइप का है, हम लोग अब थर्ड पढ़ेंगे। यहाँ समझ लीजिए, देखिए ये है हमारा सेल, यहाँ है फूड, ये फूड यहाँ आ गया, ये हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, इस सेल को बोलेंगे फैगोसोम, ठीक है, क्योंकि फूड इसके अंदर आ गया है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इंडोसोम। तो यही इंडोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम एक साथ मिलकर क्या बना देता है, हेटेरोफैगोसोम, ठीक है। अब थर्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ऑटोफैगोसोम, ठीक है। नाम क्या है, ऑटो और फैगोसोम। जब लाइसोसोम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल रिपेयर, सेल जब रिपेयर करते रहता है खुद को, पुराना भंगार जो है उसका, पुराना माइटोकॉन्ड्रिया, पुराना क्लोरोप्लास्ट को बाहर फेंकने लगता है, तब क्या करता है कि जो लाइसोसोम है, कौन सा, प्राइमरी लाइसोसोम, ये सारा क्या है, ये भी एक सेकेंडरी लाइसोसोम है, ये भी एक सेकेंडरी लाइसोसोम है, क्योंकि ये बना किससे है, प्राइमरी लाइसोसोम से। कैसे, देखिए ये कब बना, जब प्राइमरी लाइसोसोम इंडोसोम से मिल गया तब। ये कब बनेगा, जब प्राइमरी लाइसोसोम और खुद का सेल ऑर्गेनल जो है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स जब है, ये क्या करने लगेगा, उसी को डाइजेस्ट करने लगेगा, तो क्या बना देगा, ऑटोफैगोसोम्स। इसको नोट करिए, ऑटोफैगोसोम्स वाले को, इनको क्या और बोलते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ऑटोफैगोसोम को साइटोलाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है, ऑटोफैगोसोम्स आर द प्राइमरी लाइसोसोम कंटेनिंग ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स टू बी डाइजेस्टेड। ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम कंटेनिंग इंडोसोम टू बी डाइजेस्टेड, ठीक है। अब फोर्थ जो है वो क्या हमारा रेसिडुअल बॉडी है। रेसिडुअल बॉडी क्या है भाई, फोर्थ रेसिडुअल बॉडी क्या होता है, अभी समझिए। ये डाइजेशन कर लिया, अब कुछ ऐसा सब्सटेंस था उस फूड में जो कि जिसके लिए इसके पास एंजाइम था ही नहीं, अभी क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा। यहाँ डाइजेशन हुआ और फिर ये इसको बाहर फेंक देगा, क्या, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर फेंक देगा। ये क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। समझ में आ रहा है। तो जब सब्सटेंस डाइजेस्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसा उसमें मटेरियल्स था या सब्सटेंसेस था इसका एंजाइम्स के पास नहीं है, तो उसको क्या करेगा, वो सेल से एक्सोसाइटोसिस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें लिख लेना है आपको कि व्हेन सम वेस्ट सब्सटेंस रिमेन इन द लाइसोसोम ड्यू टू नॉट सफिशिएंट एंजाइम्स, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। इसको नोट करिए। और ये क्या है हमारा, ये दोनों था सेकेंडरी, सेकेंड और थर्ड, ये था प्राइमरी, और ये है टर्शियरी लाइसोसोम, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, इसको टीलोलाइसोसोम। समझ में आ रहा है। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शन की, तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं यहाँ इसको पहले लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसको बारे बारे से डिस्क्राइब कर लेते हैं एक एक सेंटेंस में क्या है। हेटेरोफैजी क्या है और ऑटोफैजी क्या है। ये क्या करेगा, डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। हेटेरोफैगोसोम है हमारा यहाँ पे,
इससे यहाँ हम लोग को समझ लेना है कि हेट्रोफैगोसोम से क्या हो रहा है, हेट्रोफैजी। हेट्रोफैजी क्या करेगा, हेट्रोफैगी डाइजेशन करेगा विद इन द सेल। इंडोसोम आया, उससे प्राइमरी लाइसोसोम बन गया और डाइजेशन कर दिया, ठीक है। आउटोफैजी क्या होता है अभी समझिए क्या है। आउटोफैगोसोम जब ऑन सेल मेम्ब्रेन का डाइजेशन करने लगेगा, जब ड्यूरिंग सेल रिपेयर होगा तो सेल को एक ऐसा ऑर्गेनल चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए जो कि उसके पुराने सब्सटेंस को क्या कर सके, पुराने ऑर्गेनल को बाहर फेंक दे या उसको हटा दे। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग उसको सेल कर देते हैं, जैसे हमारे घर में जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं होता है, उसको लोग क्या कर देते हैं, बाहर सेल कर देते हैं। उसी तरीके से सेल को भी चाहिए, तो सेल के अंदर लाइसोसोम क्या करेगा, ये ऑन सेल ऑर्गेनल को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा, तो सेल खाली हो जाएगा। कब करेगा, ड्यूरिंग सेल रिपेयर, जब सेल खुद को रिपेयर करने लगेगा तब। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर में जो कुछ सब्सटेंसेस है उसको डाइजेशन करने में कौन हेल्प करेगा, लाइसोसोम। आउटोलाइसिस क्या है, आप लोग को लग रहा हो कि इतना छोटा छोटा है, इतना ही बस याद रखना है कि नाम सबका कौन क्या करवाएगा। आउटोलाइसिस क्या होता है, आउटो और लाइसिस, जब खुद के सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा तब क्या होगा, उसको बोलेंगे आउटोलाइसिस। तो समझिए, जब लाइसोसोम खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाए, कब करेगा, जब सेल बूढ़ा हो चुका होगा या सेल मान लीजिए कि डेथ हो गया उसका तो यूज़ है नहीं, तो लाइसोसोम क्या बर्स्ट करेगा और सेल को पूरा उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, तो वहाँ का स्पेस खाली हो जाएगा, फिर वहाँ नया सेल डिवीज़न होकर नया सेल बनेगा। तो खुद के सेल को जब कराता है डाइजेस्ट तो क्या बोलता है उसको, आउटोलाइसिस। और जब अनवांटेड, एक और पॉइंट क्या इसमें लिख लेना है, इसका मेन फंक्शन मैं यहाँ क्यों लिखवा रहा हूँ ऑटोलाइसिस, क्योंकि अनवांटेड पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो को जब हटाना होता है तो क्या करता है, उसमें लाइसोसोम का यूज़ होता है। जैसे कि जब सबसे पहले फ्रॉग एग हैच हुआ, टैडपोल रिलीज हुआ, टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करके क्या बनाता है, फ्रॉग। तो टैडपोल का जो टेल है वो ख़त्म हो जाता है मेटामॉर्फोसिस करते समय, तो टेल को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइसोसोम। तो ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द टैडपोल, द टेल ऑफ टैडपोल इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। तो ये क्या है, अनवांटेड पार्ट है फ्रॉग का। फ्रॉग में टेल होता है, कहीं नहीं होता है, तो उसको कौन हटा देता है, लाइसोसोम। डाइजेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, अभी समझिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्पर्म का एक्रोसोम बना रहा था, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बना लेते हैं थोड़ा सा, इस तरीके से इसका मिडिल पीस हो जाएगा ये, मान लीजिए, और ये हो गया इसका टेल, ठीक है। इसका जो एक्रोसोम है वो कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी। ये क्या है, हेड, इसी में होगा न्यूक्लियस। इस हेड और इस एक्रोसोम के बीच में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब ये एग से फ्यूज़ करेगा ओवम से, तो ओवम के ऊपर 2-3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेरिविटलिन स्पेस होता है बीच में, फिर इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, समझ में आ रहा है, जोना पेल्यूसिडा लेयर होता है। तो ये जब इससे फ्यूज़ करेगा तो ये एक्रोसोम बर्स्ट होता है, इससे रिएक्ट करेगा एक्रोसोम, और ये एंजाइम क्या करेगा, इसके सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी। तो लाइसोसोम का रोल क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। व्हेन स्पर्म कम्स कॉन्टैक्ट विथ ओवम, द लाइसोजाइम्स एंजाइम्स आर react with ovum cell membrane and that contact point is dissolved, क्यों, क्योंकि वहाँ लाइसोसोमल एंजाइम्स है। सो लाइसोसोम्स हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। अरे भैया, जब हेड जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा कब, जब हेड जाएगा कब इसके अंदर, इसका न्यूक्लियस, जब ये वॉल डिसॉल्व होगा, जिसको डिसॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा, लाइसोसोम। तो ये हो गया पूरा लाइसोसोम का एक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन हो गया, पूरा पीछे स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से हम लोगों ने लाइसोसोम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आसान है, बस एक बार देख के एक बार फिर एनसीईआरटी कवर कर लेना। एनसीईआरटी में इतना एलोबरेट फॉर्म में नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना ही है। उसके अलावा आप चाहें तो फिर ये नोट्स कवर, इसको अच्छे से समझेंगे तो एनसीईआरटी के साथ मिलाकर एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।
कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इसको। और जो पिछला वीडियो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसको अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्या है ये जुड़े हुए हैं, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कॉम्पोनेंट्स है। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।